नमस्ते दोस्तों। जो प्रकृति है, ये हमें बहुत कुछ दिया है। कल-कल बहती नदियाँ, झरने, मैदान, मरुस्थल और पहाड़। ये इसको सुरक्षित रखना, इसको संयोज के रखना हमारा कर्तव्य बनता है। हमें आज खुशी है आपको बताते हुए कि आज के ही दिन हमारे विश्व के महान लोगों ने जो विश्व की सबसे ऊँची चोटी है माउंट एवरेस्ट पे फतह हासिल किया है। आज के दिन को प्रथम एवरेस्ट आरोहण दिवस के नाम से जाना जाता है। इस दिवस के उपलक्ष्य पे हम बात करने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में हैं पर्वतारोही डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव, जो बनारस में पुरातत्व अधिकारी हैं। ये एक इत्तेफाक है, एक संयोग है मैं बोलूँ कि एक पुरातत्व अधिकारी जो अपनी धरोहर को संयोजता है, इकट्ठा करता है, सुरक्षित करता है, वो पर्वतारोही बन गया। वो किस प्रकार से पर्वतारोही बने, उनका पर्वतों के प्रति कैसे रुचि जागी, हम इन तमाम पहलुओं पे हम जानेंगे। लेकिन आज जो महत्वपूर्ण है बात है ये है कि जब पर्वत की बात आती है, तो हम ये सर से जानना चाहते हैं कि ये जो हमारा जो विश्व की सबसे ऊँची माउंट एवरेस्ट चोटी है, इसका सर नामकरण कैसा हुआ? इस पर सबसे पहले इस पे प्रकाश डालें सर। सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत आभार हेमंत जी कि आपने इस ऐतिहासिक दिन या परिचर्चा रखा है। मैं इस मंच के माध्यम से सभी प्रकृति प्रेमियों, सभी पर्वतारोहियों और सभी धरतीवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई और मंगल कामना देता हूँ। आज एक ऐतिहासिक दिवस इस मामले में है कि दुनिया इस धरती पर जो सर्वोच्च बिंदु है एवरेस्ट, उस पर प्रथम आरोहण हुआ। इस धरती के दो मनुष्यों ने पहली बार 29 मई 1953 दिन के लगभग 11:30 बजे वहाँ अपने कदम रखे। तो सबसे पहले थोड़ा सा पर्वतों की बात कर लें। पर्वत मनुष्य के जीवन के दोनों तरह से बड़े अनिवार्य तत्व हैं, भौतिक प्रगति की दृष्टि से भी और आध्यात्मिकता की दृष्टि से। अगर हिमालय नहीं होता तो हमारी ये सदाबहार नदियां नहीं होती, हो सकता है हमें बिजली नहीं मिलती, गंगा यमुना का बहुत सुंदर मैदान नहीं होता, इतना सुंदर परिदृश्य नहीं होता। और हिमालय के साथ साथ और भी दुनिया में जितने पर्वत हैं, जितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वो सभी जहाँ एक तरफ खनिज संपदा, जल, औषधियां आदि आवश्यकताओं की आपूर्ति करती हैं, वहीं पर्वत हमारे आध्यात्मिकता के भी बहुत बड़े केंद्र हैं। क्योंकि पर्वत एक तरह से हमें चुनौती देते हैं, हमारे अंदर उत्साह पैदा करते हैं कि हम उनको समझें, जानें और अपने अकीदे को आजमाएं कि हम कितने मजबूत हैं, हम विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे रह सकते हैं। और पर्वतारोहण एक साहसिक खेल है और एडवेंचर स्पोर्ट्स की दुनिया में इसे साहसिक खेलों का शहंशाह कहा जाता है। अपने खतरे और खर्च दोनों की दृष्टि से यह साहसिक खेलों का शहंशाह है। इसकी शुरुआत एक तरह से जब यूरोपीय पुनर्जागरण हुआ, तमाम वैज्ञानिक खोजें हुई, तमाम उपकरण बने, तो तमाम साहसिक अभियान शुरू हुए। उसी में सैनिक अभियान भी शुरू हुए। और सैनिक अभियान में जब दुनिया के अलग अलग भागों में सैनिक जाने लगे, तो उनको ऐसे तमाम पर्वतों को, दुर्गम क्षेत्रों को भी पार करना पड़ता था। वहीं से धीरे धीरे पर्वतारोहण एक खेल के रूप में या एक व्यावसायिक प्रक्रिया के रूप में इसका प्रयोग शुरू हुआ। एवरेस्ट का नामकरण बहुत दिलचस्प कहानी है।
एवरेस्ट, जिसको हम जानते हैं आज इस धरती पर सबसे ऊंची चोटी, सर्वोच्च बिंदु, जो समुद्र तल से लगभग 8,848 मीटर या 29,052 फीट की ऊंचाई पर है। सर्वप्रथम जब यहाँ पे ब्रिटिश राज स्थापित हो रहा था तो एक बार टीपू सुल्तान की सेना से ब्रिटिश आर्मी का युद्ध हो रहा था और मैप के कारण सही एक्यूरेट मैप नहीं होने से उनको थोड़ा भ्रम हुआ और उस भ्रम के वजह से उन्होंने अपने अभियान को कुछ इधर उधर किया और उसमें वो टीपू सुल्तान से हार गया। इस घटना ने ब्रिटिश आर्मी के साथ साथ उनको बहुत उद्वेलित किया और फिर उन्होंने भारत के मेजरमेंट करने की सोची, इसे मापने की सोची और इसका टू द स्केल मैप बनाने का विचार किया। महारानी के 33वें रेजिमेंट के विलियम लैम्पटन को यह काम दिया गया और उन्होंने मद्रास के पास फ्लैग ऑफ को बेस लाइन बना करके 1802 ईस्वी में यह कार्य शुरू किया। अब वो इस भारत का मेजरमेंट टेक्नोमेट्रिकल मेथड से करते गए। बाद में 1832 में जॉर्ज एवरेस्ट ने उनको टेक ओवर किया और जॉर्ज एवरेस्ट ने फिर भारत के इस मेजरमेंट को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाते बढ़ाते यह कार्य हिमालय की तराई में पहुंचा। देहरादून के पास जो आदमी थे उन्होंने 1849 से 1855 के मध्य देहरादून से हिमालय की सभी पर्वत श्रृंखलाओं पे जो चोटियां थी उनके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड से प्रक्षेपण कर उनकी ऊंचाई नापने की कोशिश की। इस प्रक्रिया में उन्होंने 79 जगहों पे 79 प्लेसेस पे उन्होंने परीक्षण किया और उनकी ऊंचाई निकाली। उसके बाद 1856 में यह बात अंत में डिक्लेयर हुई कि इस हिमालय रेंज में इस दुनिया की जो सबसे उच्चतम चोटी है वो पीक 15 है, क्योंकि उन्होंने जो 79 जगहों पे प्रक्षेपण किया था उसमें उन्होंने रोमन अंकों में नाम दिया था 1 2 3 4 को लिखते। तो जो 15वीं चोटी थी वो सबसे ऊंची थी, उसका नाम उन्होंने पीक 15 दिया। अब वो पीक 15 बाद में जब जॉर्ज एवरेस्ट रिटायर हुए तो उनके जो सक्सेसर थे उन्होंने बाद में, जो कि जॉर्ज एवरेस्ट उस समय महासर्वेक्षक थे, उन्हीं के कार्यकाल में उस चोटी की खोज हुई, उसका निर्धारण हुआ कि ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसलिए उनके सम्मान में उन्हीं के नाम पर उस चोटी का नाम उस चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। लेकिन चूंकि वह चोटी तो पहले से विद्यमान थी और नेपाल में पड़ती थी, तो नेपाल में उसको सागर माथा के नाम से जानते हैं। तिब्बत में उसको चोमोलुंगमा कहते हैं। चोमोलुंगमा मतलब आकाश की देवी। ये दो नाम प्रचलित थे। भारत में तो संपूर्ण हिमालय ही महादेव और कैलाश है। तो इस तरह से चोमोलुंगमा, सागर माथा, मेजरमेंट में पीक 15 और पीक 15 के बाद वो माउंट एवरेस्ट के रूप में जब विख्यात हुआ और आज हम सब उसको माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। सर ये बहुत आज तक मैं भी या मेरे जो दर्शक लोग हैं ये केवल माउंट एवरेस्ट के नाम से ही जानते थे, लेकिन आपने जो बताया कि तिब्बत वाले इसको दूसरा बोलते हैं और नेपाल में कुछ और बोलते हैं, बहुत अच्छा रहा। सर एक चीज ये बताएं, आप बनारस के हैं और बनारस एक गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, धार्मिक शहर है, तो मैदानी इलाकों से निकल के आप पर्वतों की ओर कैसे बढ़ गए? आपने बहुत सारी क्लाइंब किया, इत्तेफाक से मुझे भी एक एक्सपीडिशन में आपके साथ में रहने का मौका मिला, तो आप कैसे पहाड़ों से कैसे आप जुड़ गए? काशी के हम वासी हैं। काशी महादेव की नगरी है और महादेव कैलाश के वासी हैं। जी। काशी में गंगा है, शायद गंगा न होती तो काशी नहीं होता। तो एक तरह से न जाने इस जन्म का कैसा संयोग है कि यह तो नाता है ही, लेकिन इसका एक श्रेय जाता है काशी हिंदू विश्वविद्यालय को। पर्वतों के प्रति प्रेम और पर्वतारोहण के बारे में मुझे जानकारी तो पहले से थी, लेकिन जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हम पढ़ने आए तो देखा कि वहाँ एक पर्वतारोहण केंद्र है। उस पर्वतारोहण केंद्र से भी हमने
सभी कोर्स किए वहाँ पे, बेसिक और एडवांस कोर्स। उसी के दौरान एक एक्सपीडिशन लेके मैं छोटा कैलाश, जो कैलाश मानसरोवर के रास्ते पे भी पड़ता है, उस अभियान में गया था, उसको लीड किया था। उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शोध कार्य के दौरान ही मैं सौकिया माउंटेनिंग सेंटर पे ट्रेनिंग भी लेता था, वहाँ पढ़ाता भी था। उसमें मेरे ख्याल से आप भी विद्यार्थी रहे हैं। जी। और उसके बाद फिर हमने अपना बेसिक कोर्स एक बार फिर मनाली से किया, तो आज अटल बिहारी वाजपेयी माउंटेनिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स के नाम से जाना जाता है। जी। और उसके बाद मैंने इस समय भारत के सबसे बेस्ट माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट में से एक नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग उत्तरकाशी, वहाँ से एडवांस कोर्स किया। जी। तो इस तरह से पर्वतों से नाता बना और उसके बाद तमाम अभियानों में हम लोगों ने भाग लिया और हिमालय के लगभग सभी रेंज, चाहे जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड के हिमालय हो, सिक्किम के हिमालय, सभी भाग में हमने ट्रैकिंग भी किया। और आप जानते हैं लगभग 15 से 20 सर, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण बात है, जैसे कि अभी चाहे केंद्र सरकार की बात करें, चाहे राज्य सरकार की बात करें, चाहे विश्व की दूसरी गवर्नमेंट है जो दूसरे देशों की है, सभी लोग खेलों पे काफी जोर देते हैं और खेलों का हमारे जीवन में काफी महत्व है। तो ये जो पर्वतारोहण है, ये किस प्रकार से खेल का रूप कब धारण किया है, इस पे प्रधान। देखिए, खेल का रूप धारण किया एक तरह से, जैसा मैंने पहले बताया कि प्रारंभ में तो यह सैनिक अभियानों का एक महत्वपूर्ण अंग था। सैनिक अभियान में तमाम दुर्गम इलाके से जाना पड़ता था, इसलिए उसमें सिर्फ सेना ही अभियान कर सकती थी, क्योंकि जिस भी देश में आप जाते थे उस देश से आपको परमिशन लेना पड़ता था। ये परमिशन आम आदमी को मिलती नहीं, और आम आदमी को इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं। जो स्थानीय लोग थे वो अपनी आवश्यकता के अनुरूप, जो उनकी अपनी जरूरत थी, उस जरूरत से वो पहाड़ों पे जाते और आते रहते थे, और वहाँ पे जो औषधियां या जो खनिज संपदा उपलब्ध थी उनको वो ले आते थे। लेकिन खेल के रूप में इसे आगे बढ़ाने का कार्य एक तरह से सैनिक अभियानों के बाद किया। और बात जब एवरेस्ट की आई तो ब्रिटिश आर्मी ने 1893 के आसपास से हिमालय में अपनी गतिविधियां शुरू कर दी। वो हिमालय में ऊंची चोटियों पर और एवरेस्ट के आसपास अभियान करना चाहते थे, लेकिन 1921 तक उनको इसकी अनुमति नहीं मिली। वहाँ के तिब्बत सरकार, और चूंकि एवरेस्ट तिब्बत और नेपाल में पड़ता है, एवरेस्ट पर आरोहण करने के कुल लगभग 14 रास्ते, लेकिन वो सब घूम के साउथ पोल पे जाते हैं। और 3 मुख्य मार्ग, एक मार्ग जिसको ईस्ट रिज कहते हैं, ये तिब्बत के पठार से पूर्व तरफ से जाता है, लेकिन ये बहुत स्टीप क्लिफ है। दूसरा रास्ता रॉकबैंड ग्लेशियर का है, जिसे नॉर्दर्न फेस कहते हैं। और तीसरा जो सबसे प्रचलित रास्ता है वो कुंभो ग्लेशियर का रास्ता। 1950 तक नेपाल सरकार ने अपनी तरफ से किसी भी विदेशी अभियान को कोई अनुमति नहीं। तो तिब्बत के रास्ते से जब उनको तमाम प्रयासों के बावजूद 1921 में इस अभियान की मंजूरी मिली, तो ब्रिटिश आर्मी ने अभियान करना शुरू किया और पहला एवरेस्ट अभियान 1921 में हुआ, लेकिन वो असफल रहा। फिर 1922 में दूसरा एक्सपीडिशन अभियान हुआ, वो भी असफल रहा। तीसरा अभियान 1924 में हुआ, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक अभियान माना जाता है, और एवरेस्ट के आरोहण का अभी एक रहस्य उस अभियान में दफन है। उस एवरेस्ट अभियान के सभी सदस्यों में 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे, जॉर्ज मेल्लोरी और एडविन एंड्रयू। इन दोनों पर्वतारोहियों ने रॉकबैंड ग्लेशियर से चढ़ाई शुरू की थी, और लगभग 27,000 फीट की ऊंचाई से उन्होंने अपने बेस कैंप को यह संदेश भेजा था जून के महीने में कि या तो शाम तक हम एवरेस्ट की चोटी पे होंगे या नीचे। लेकिन वो उनका आखिरी संदेश था, और उसके बाद उनका कुछ पता नहीं चला। अंत में 1994 में एक ऑस्ट्रेलियन दल ने अपने एक्सपीडिशन के दौरान उन दोनों की डेड बॉडी, खासतौर से जॉर्ज मेल्लोरी की डेड बॉडी उनको मिली,
जॉर्ज मेलोरी जो कपड़े जूते पहने थे, उनका पर्स मिला, जिसमें उनकी पत्नी का फोटो भी था, लेकिन उनका कैमरा अभी तक अप्राप्त है। कुछ लोगों का ये मानना है कि जॉर्ज मेलोरी और एंड्रू एयरविट एवरेस्ट क्लाइंब कर चुके थे और उतरते वक्त उनकी डेथ हुई दुर्घटना में। लेकिन चूंकि अभी इसका स्पष्ट प्रमाण नहीं है, लोगों का मानना है कि अगर उनका कैमरा मिल जाए और उसके रोल को अगर डेवलप किया जाए, तो अगर उन्होंने एवरेस्ट क्लाइंब किया होगा तो उसके फोटोग्राफ जरूर, लेकिन उन प्रमाणों के अभाव में वो रहस्य अभी रहस्य ही है। इस घटना ने पर्वतारोहण कर रहे उस समय के पूरे अभियान को बड़ा झटका दिया और इस अभियान को बिल्कुल बंद कर दिया। फिर 1933 में एक बार फिर अनुमति मिली एवरेस्ट अभियान की, और 1933 से लेकर के 1953 तक 7 और अभियान किए गए, लेकिन वो सारे अभियान असफल रहे। अंततः जब नेपाल सरकार ने 1950 के बाद अपनी तरफ से अभियान करने की छूट दी, तब ब्रिटिश आर्मी के एरिक शिप्टन के नेतृत्व में एक टीम बनी। उनके नेतृत्व में एवरेस्ट अभियान करने का प्रयास हुआ, लेकिन अंत में एरिक शिप्टन के बजाय कर्नल जॉन हंट को उसका नेतृत्व सौंपा गया, और कर्नल जॉन हंट ने 1953 के उस अभियान को लीड किया, जिस अभियान के 2 महत्वपूर्ण सदस्य न्यूजीलैंड में ऑकलैंड के निवासी एडमंड हिलेरी और भारत के निवासी शेरपा तेलपी नोरगे अंततः आज ही के दिन 29 मई 1953 को दिन के लगभग 11:30 बजे दुनिया के उस सर्वोच्चतम बिंदु पे कदम रखा। और उस ऐतिहासिक पल ने एक तरह से पर्वतारोहण और पर्वतारोहियों की पूरी दुनिया ही बदली। आप ध्यान दीजिए कि 1901 में उत्तरी ध्रुव पे मनुष्य जा चुका था, 1911 में दक्षिणी ध्रुव पे भी जा चुका था, लेकिन 1953 तक दुनिया का यह सर्वोच्च बिंदु जो माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है, वो वहां पे किसी ने जाने की कोई जा नहीं सका। तो इस ऐतिहासिक दिवस ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया और धीरे धीरे एवरेस्ट अभियानों को बल मिला और पर्वतारोहण की तरफ पूरी दुनिया में ये खबरें गई और पर्वतारोहण के क्षेत्र में एक लगभग क्रांति आई। तो धीरे धीरे सैनिक अभियानों के अतिरिक्त तमाम लोग, प्रकृति प्रेमी भी पर्वतारोहण की तरफ अग्रसर हुए। दुनिया में तमाम संस्थान बनने लगे और उसके बाद तमाम अभियान हुए। 1956 में स्विट्जरलैंड, 1960 में चाइना, 61 में अमेरिका और अंततः भारत ने भी 1965 में अपने तीसरे प्रयास में एवरेस्ट को क्लाइंब किया। और आज तक अगर गिनती करें तो लगभग 6000 से अधिक लोग एवरेस्ट क्लाइंब कर चुके हैं, जिसमें 300 से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो इस तरह से एवरेस्ट के साथ साथ पूरा हिमालय रेंज और भी चोटियां इस अभियान का हिस्सा बनी और पर्वतारोहण एक साहसिक खेल के रूप में पूरी दुनिया में। सर खेल की बात करें और पर्वतारोहण की बात करें तो जैसे कोई भी खेल होता है, क्रिकेट की बात करें चाहे फुटबॉल की बात करें, उसका कुछ रूल होता है, रेगुलेशन होता है, नियम कानून होते हैं कि आपको उतने समय के लिए खेलना पड़ेगा, उतने समय आपको विजय प्राप्त करनी पड़ेगी, ठीक है। उसमें बहुत सारे अभी लोग बहुत सारे ड्रग लेते हैं जो एथलेटिक होते हैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। तो इन सब चीजों से पर्वतारोहण किस तरह से भिन्न है? आप देखिए, पर्वतारोहण एक ऐसा खेल है जिसमें आप तभी सफल हो सकते हैं जब हिमालय आपको इजाजत। मुझे लगता है, मेरी अपनी नजर में पर्वतारोहण एक साहसिक खेल है जो हमें अपनी आंतरिक शक्ति को आजमाने की प्रेरणा देता है। आंतरिक शक्ति, अपने साहस, विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को ढालने, जीने और मूल रूप से प्रकृति के साथ जीने का क्या तौर तरीका है वो सिखाता है। यह कोई पैसा कमाने का खेल नहीं है।
पर्वतारोहण आप तभी कर सकते हैं, हिमालय आप तभी क्लाइंब कर सकते हैं जब तक हिमालय आपको अनुमति दे। पैसा और संसाधन आपको सिर्फ सहूलियत दे सकते हैं, लेकिन अच्छा मौसम और अच्छी तकदीर इनसे आप नहीं खरीद सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया की बाकी जो ट्रैक एंड फील्ड के गेम हैं जिनका आपने नाम लिया, और भी जो खेल हैं, ये खेल एक निश्चित एरिना में खेले जाते हैं, एक निश्चित क्षेत्र में खेले जाते हैं, जैसे स्टेडियम में, ट्रैक पे उनके अपने नियम कानून होते हैं। यह खेल बिल्कुल खुले में प्रकृति के बीच में आप खेलते हैं, और वहां पे सिर्फ और सिर्फ निर्णायक रूप में प्रकृति होती है। तो अगर आप प्रकृति के साथ साहचर्य करके, उससे सहकार करके, उसके सानिध्य में, उसके अनुसार अपने को आजमाते हुए उसमें जीने की कोशिश करेंगे, तब तो आप उसमें सफल हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप प्रकृति के नियमों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे, कोई अभियान करेंगे, कोई गतिविधि करेंगे, प्रकृति उसको एक सीमा के बाद माफ नहीं करेगी, और उसका उस परिणाम आपके सामने है। आप अवेयर है कि ऐसे अभियानों में बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिन्होंने उस अघोषित नियम का पालन नहीं किया। सर इस तरह से यह खेल बाकी खेलों से बहुत अलग है। इसमें सिर्फ रियलाइजेशन और स्व अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ रियलाइजेशन, यही दो सबसे इम्पोर्टेंट तत्व हैं जो आपके सफलता की और आपके सुरक्षा की गारंटी देते हैं। क्योंकि पर्वतारोहण एक टीम गेम है, और आपके अंदर ये हमेशा ये रियलाइज होना चाहिए कि आपका एक गलत कदम सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आपके पूरे अभियान के लिए खतरनाक हो सकता है। जब इस सेल्फ रियलाइजेशन के साथ आप अनुशासन से उस खेल को प्रकृति की गोद में खेलते हैं, तो आपको आनंद भी आएगा और सफलता भी मिलेगी। सर एक चीज ये अभी सुनने में आ रहा है कि एक पैटर्न बन गया है। पहले तो क्या था कि हमने एक बार कोशिश किया माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने के लिए, फेल हुए, दोबारा किया फेल हुए, दोबारा किया फेल हुए, 95 आज के दिन 53 में आके हमने क्लाइंब किया इतने प्रयासों के बाद में। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि एक होड़ मच गई है, हर कोई क्लाइंब कर रहा है, ठीक है। तो जो इसका जो व्यवसायीकरण हो रहा है, ये किस तरह से प्रकृति के लिए और इस पर्वतारोहण के लिए कितना नुकसानदायक है, इस पर पता चला। देखिए, इस प्रवृत्ति को तो हम नहीं रोक सकते, क्योंकि ऊंचाई सभी को आकर्षित करती है, चाहे वो पद की ऊंचाई हो, प्रतिष्ठा की ऊंचाई हो, धन की ऊंचाई हो, या आसमान की ऊंचाई। इसलिए लोगों के पास धन है तो वो एवरेस्ट पे जाना चाहेंगे। लेकिन जैसा आपने अभी पीछे ही चर्चा में कहा कि इसके क्या नियम है, तो मैंने आपसे बताया कि इसका कोई घोषित नियम नहीं, लेकिन अघोषित नियम जरूर था, और आज भी वो कहीं न कहीं है कि जो लोग पर्वत में शारीरिक और मानसिक रूप से जाने में सक्षम हो, वही जाए। 1953 के इस ऐतिहासिक पल के बाद लगभग 1992 तक बहुत सिर्फ सर्वोच्च प्रशिक्षित पर्वतारोही ही एवरेस्ट क्लाइंबिंग करते थे, या हिमालय के जो 8000 मीटर से ऊंची चोटियां हैं उन पे जाने की हिम्मत करते थे या उनको परमिशन देते थे। लेकिन 1992 में एक, इसको संयोग कहें या दुर्योग कहें, जिस न्यूजीलैंड के निवासी एडमंड हिलेरी ने पहली बार एवरेस्ट पे कदम रखा, उसी न्यूजीलैंड के एक पर्वतारोही रॉब हॉल ने एक कंपनी खोली, एडवेंचर कंसल्टेंसी, और उसके तहत उसने बिना प्रशिक्षण के भारी मात्रा में फीस लेकर लोगों को एवरेस्ट पे पहुंचाना शुरू किया। और अगले 4 वर्षों में उसने 19 लोगों को बिना किसी खतरे के एवरेस्ट की चोटी पे पहुंचाया। उनके इस प्रयास ने ऐसे अन्य लोगों को भी
प्रेरित किया और एक होड़ सी मच गई दुनिया में कि तमाम लोगों ने कंपनी बना करके और काफी ज्यादा पैसा लेकर के एवरेस्ट क्लाइंबिंग के लिए जाना शुरू किया और कंपनियां उनको ले जा रही। नेपाल सरकार जिसके रास्ते से खुम्बू ग्लेशियर की तरफ से साउथ पोल से ये एक्सपेडिशन ज्यादातर होता है, उसने भी अच्छी खासी फीस रखी। लगभग $11,000 प्रति व्यक्ति सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस है उनका। बाकी नेपाल के थ्रू जब आप अभियान करते हैं तो नेपाल की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है इन अभियानों का। वहाँ के बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है इससे। इन प्रक्रिया ने एक तरह से जितने लोगों के पास पैसा है उनको एवरेस्ट या पर्वतारोहण की तरफ जाने में प्रेरणा का काम किया, लेकिन उसके नतीजे भी बड़े खतरनाक निकले। उसका नतीजा ये निकला कि यह प्रक्रिया इतनी आगे बढ़ने लगी कि 1996 में उसी रॉब हॉल ने और उसके एक मित्र स्कॉट फिशर ने 2 सप्ताह में ही, उसके कुछ और भी लोगों ने 2 सप्ताह के अंदर लगभग 20 एक्सपीडिशन प्लान किया माउंट एवरेस्ट का। और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि एवरेस्ट के रास्ते में एक तरह से ट्रैफिक जाम हुआ और उसके एक अभियान में स्कॉट फिशर और रॉब हॉल दोनों मारे गए। रॉब हॉल तो एवरेस्ट चोटी पे, जो लोग जानते हैं थोड़ा बहुत एवरेस्ट के बारे में, उसके ऊंचाई पे एक हिलेरी स्टीप है। हिलेरी स्टीप के नीचे ही तूफान में फंसा रह गया और वहीं पे उसने दम तोड़ दिया। आज तक उसकी लाश उतर नहीं आता। और एवरेस्ट क्लाइंबिंग के इतिहास में सबसे बड़ा हादसा था वो, जिसमें 1 दर्जन के आसपास लोग मारे गए। और जैसा मैंने कहा कि 6,000 से अधिक लोग एवरेस्ट क्लाइंब कर चुके हैं, 300 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, 200 से अधिक डेड बॉडी एवरेस्ट के रास्ते में पड़ी हुई है। जब आप खुम्बू ग्लेशियर से अपने बेस कैंप से 7 कैंप पार करके एवरेस्ट पे क्लाइंब करते हैं, उस रास्ते में जगह जगह लगभग 200 डेड बॉडी पड़ी हुई है। माइलस्टोन की तरह से लोगों को याद मिला, क्योंकि वो इतना कठिन रास्ता है, इतना वहां पे सर्वाइव करना इतना कठिन होता है कि आदमी खुद बच के आ जाए, यही बहुत है। तो 50 टन के आसपास कचरा वहां रास्ते में पड़ा हुआ है। तो इस अभी लगभग 3-4 साल पहले आपने अखबारों में पढ़ा होगा, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था खुम्बू ग्लेशियर के ऊपर, जिसमें बहुत लोग मारे भी गए और बड़ी मुश्किल से कुछ लोग बचे। एक एम्बुलेंस था, सौभाग्य दुर्भाग्य से उसमें हमारे भी 2 मित्र फंसे थे, लेकिन ईश्वर के पास वो दोनों बचे रह गए और उसके बाद में उन्होंने रेस्क्यू किया। तो इन अभियानों में इस व्यावसायीकरण ने इस खेल को का एक जो नैतिक नियम था उससे बाहर किया और कमाई के लालच में अप्रशिक्षित लोगों के वहां जाने से, क्योंकि जब व्यक्ति अप्रशिक्षित होता है वो वहां के नैतिकता से, उस खेल के नियम से परिचित नहीं होता है, तब वो सारी गड़बड़ियां करता है जो प्रकृति के खिलाफ जाती है। और जब प्रकृति के खिलाफ हम काम करेंगे तो वो प्रलय को आमंत्रण देंगे। तो मेरी नजर में देखिए, अधिकार सभी का है, लेकिन हमें अधिकारों और अपनी क्षमता का आकलन तभी करना चाहिए जब हम इसके लिए अक्षम होते हुए अगर हम वो साहस करेंगे तो यह न प्रकृति के लिए ठीक होगा न हमारे लिए ठीक होगा। और एवरेस्ट क्लाइंब करना चाहिए, हिमालय क्लाइंब करना चाहिए, क्योंकि हिमालय इस धरती पे है, एवरेस्ट इस धरती पे है। चढ़ाई जरूर करनी चाहिए, लेकिन उसके पहले हमें अपने को आजमा लेना चाहिए कि हम उसके योग्य हैं या नहीं। जी, थैंक यू डॉक्टर सुभाष यादव जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एवरेस्ट के बारे में आज बहुत सारी जानकारियां दी। दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहूंगा, आप खेल खेलिए, लेकिन खेल से खिलवाड़ मत करिए। वो खिलवाड़ अपने आप से है, वो खिलवाड़ इस प्रकृति से है। जी हाँ दोस्तों, जब हम खेल से खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी, और जब हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी तो मानव का अस्तित्व मिट जाएगा, और शायद हम न रहें और हमारी आने वाली जनरेशन न रहे।
तो आज इस पावन अवसर पे डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव जी का आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, और आशा करता हूँ कि आप सभी श्रोताओं को, दर्शकों को हमारा ये वार्तालाप अच्छा लगेगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। Thank you so much, Anand.